कोई भी कार्डियो डिजीज डेथ सेंटेंस नहीं है। आज की तारीख में ज़्यादातर बीमारियों का पूरा इलाज है। क्या बच्चों के हार्ट और एडल्ट हार्ट में से साइज का डिफरेंस है या स्ट्रक्चरल भी कुछ रहता है? ज़्यादातर बीमारियाँ जन्मजात बीमारियाँ हैं, जिन्हें हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बोलते हैं। राइट। हार्ट डिफेक्ट्स है, मतलब वो बनावट में ही नुस्खे हैं। 14-15 ईयर्स ओल्ड डेवलपिंग हाइपरटेंशन विदाउट एनी स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज, तो ओबेसिटी, प्री ओबीज, वो स्पेक्ट्रम बढ़ता जा रहा है। आजकल के बच्चों में मतलब ये देखा जा रहा है कि हार्ट डिजीजेस के टेंडेंसी बढ़ रही है। बच्चा तो कच्चा घड़ा है, अच्छा। मिट्टी का बना है, जैसा आप बनाओगे वैसा बन जाएगा। राइट। बल्कि अडल्ट्स की जो बीमारियां ज़्यादातर जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होते हैं, ये एक्वायर्ड है हमारी लाइफस्टाइल की वजह से। एक सिम्टम्स जो कभी किसी को इग्नोर नहीं करना। साइनोसिस, नीलापन होना, वो अपने काम नहीं कर पाएंगे, हमेशा आप पे डिपेंडेंट रहेंगे। क्या सारी इस तरह के इंटरवेंशन कॉस्टली होते हैं? जिस बच्चे के पास एकदम नॉर्मल ज़िंदगी है, हम उसको नहीं बचा पा रहे हैं, तो इट्स अ लैक ऑफ मतलब हमारे इनिशिएटिव की में कुछ कमी है। बीमारी से डरे नहीं, बीमारी से लड़ें। Dr. Gaurav, welcome to Medical Value Talks. It's a Thank pleasure to host you here. thank you for having me over here. Thank you. Great, sir. So, sir, you come with a very specialized field, pediatric cardiology. Yeah. Uh, and मुझे लगता है कि सबसे पहले एक डायरेक्ट सवाल से स्टार्ट करते हैं। क्या नॉर्मल दिखने वाले बच्चे को भी कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है? एब्सोल्युटली हो सकती है ना। तो नॉर्मली जब हम बच्चों की बीमारियों के बारे में बात करते हैं, हार्ट की बीमारियों के बारे में, तो उनमें से ज़्यादातर बीमारियाँ जन्म के समय से ही होती हैं उनको। दे आर ओके। बोर्न विद दैट। हाँ, हाँ। कुछ बीमारियाँ हैं व्हिच आर एक्वायर्ड डिजीज़ेज़, जो हुँ, कि बड़े बच्चों में दिख सकती हैं, एज के साथ हुँ, दिख सकती हैं। हुँ, ज़्यादातर बीमारियों में तो सिम्पटम्स होते हैं, ख़ास हुँ, तौर से जो शंट लीजन्स हैं, जिनमें होल्स हैं, बड़े होल्स हैं। हुँ, ऐसे होल्स की बीमारियों में तो बच्चे के सिम्पटम्स आ जाएँगे, हुँ, पेरेंट्स को दिखने लग जाएँगे। हुँ, लेकिन कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जैसे कि छोटे होल्स, हुँ, वॉल्व की बीमारियाँ, उनमें हुँ, जब तक बीमारी बहुत बढ़ नहीं जाती है, हुँ, सीवियर हुँ, कैटेगरी में नहीं हो जाती है, हुँ, तब तक वो अपने सिम्पटम्स मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ओके। उनमें से बहुत सारे बच्चों को रेगुलर फ़ॉलो-अप चाहिए होते हैं, और हम उस बीमारी को पहले पकड़ के पहले ट्रीट कर सकें। ऐसा ना हो कि वो बहुत सीवियर कैटेगरी में पहुँच जाए, हार्ट का फंक्शन ख़राब होने लग जाए, फिर हम उनको ट्रीट करें। आपने होल्स के बारे में बात करी हाँ और ये जी। मैंने बहुत सुना है, मूवीज़ में भी देखा है, बच्चे के दिल में छेद है। हुँ, हुँ। क्या होता है ये? अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो हमारे हार्ट में 4 चेंबर्स हैं, है ना? हुँ, तो उनमें ऊपर के 2 चेंबर्स और नीचे के दोनों चेंबर्स के बीच में एक दीवार होती है, हुँ, जो गंदे खून और साफ खून को अलग-अलग रखते हैं, ऑलराइट। ठीक है? जो ऊपर के चेंबर्स हैं, वो बहुत लो प्रेशर पे काम कर रहे होते हैं, हुँ, तो उनके बीच में अगर छेद होता है, तो सिम्पटम्स आने में कई बार बहुत साल लगते हैं। ऑलराइट। बच्चा भले ही जन्म के साथ पैदा होता है, बड़े होल्स भी, क्योंकि राइट हार्ट की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है खून झेलने की। वो हुँ, लेफ्ट हार्ट की तुलना में ऑलमोस्ट 3 गुना वॉल्यूम झेल सकता है। तो जब तक वो हार्ट का ओवरलोड करेगा, इट मे टेक ईयर्स। ओके। तो कई बार हम आपकी एज में भी अगर जन्म का होल है, उसको बंद कर रहे होते हैं, या फिर लेट ओह! 50s में। ओह! दैट्स व्हाई हम हमेशा लिखते हैं कि हम अडल्ट कंजेनाइटल कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं। जो अडल्ट्स कंजेनाइटल बीमारियों के साथ पैदा हुए हैं, उनको भी ट्रीट करते हैं। अच्छा, ठीक है? ओके। तो उनमें जो ऊपर के चेंबर्स हैं, दे मे रिमेन एब्सोल्यूटली एसिम्प्टोमेटिक इन इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ विदाउट हुँ, एनी सिम्पटम्स हुँ, एंड हुँ, कंटिन्यू टू ग्रो। हुँ, एंड यूजुअली जो लेकिन जो नीचे के चेंबर्स वाले होल्स हैं, हुँ, वो हम यूजुअली मोटे तौर पे कहें तो 3 तरीके के हैं। एक हुँ, तो हैं बहुत छोटे होल, हुँ, जो हार्ट पे कुछ मेजर असर नहीं करते हैं, हुँ, जिनमें हम सिर्फ फ़ॉलो-अप ही रखते हैं हुँ, सीक्वेंशियली, और उनमें से कुछ ही होल्स को बंद करने की आवश्यकता पड़ती है। कुछ है मॉडरेट साइज़, जिनको थोड़ा और क्लोज़ली फ़ॉलो-अप करना पड़ता है, और हुँ, कुछ हैं लार्ज लीजन्स। हुँ, वो होल्स हैं जो चिंता के विषय होते हैं, जिनमें यूजुअली पहले 6 महीने या साल भर के अंदर पैदा होने के बाद ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उनकी वजह से बच्चे पर्सिस्टेंटली हार्ट फेलियर में रहते हैं। अभी हमारी पहले बात हो रही थी, आपने ये भी बोला कि अब तो इवन जब बच्चा होने वाला होता है, तब भी डिटेक्ट कर सकते हैं इस तरह के इश्यूज़ बिल्कुल, तो एग्ज़िस्ट करते जैसे आजकल हम कैंसर के लिए हमेशा सुनते हैं कि अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो हैं। ट्रीटमेंट अच्छे है। हुँ, तो एवरीथिंग कम्स डाउन टू कि हम जितनी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकें। हुँ, तो अर्ली डिटेक्शन पैदा होने के बाद तो हम प्रमोट करते ही हैं, लेकिन हुँ, आजकल हम एंटीनेटली, जब बच्चा माँ हुँ, के पेट में है, हुँ, तो भी हार्ट का इवैल्यूएट करके फीटल इकोकार्डियोग्राफी उस टेक्निक को बोलते हैं, जो कि एक रूटीन अल्ट्रासाउंड की तरह है। उनमें हम मेजर एनोमलीज़ को पिक कर सकते हैं। वंडरफुल। उन पिक करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर हमें सही समय पे, यूजुअली सेकंड ट्राइमेस्टर से पहले पिक कर पाएँ, तो जो अगर कोई ऐसी बीमारियाँ हैं जिनमें लाइफ स्पैन अच्छा नहीं है, हुँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज़्ड है, तो पेरेंट्स के पास ऑप्शंस होता है, और राइट, प्रोग्नोस्टिकेशन करने का भी हमारे पास चांस होता है। राइट। तो दैट डिसीजन कैन बी टेकन इवन बिफोर द चाइल्ड ऑफ द बर्थ। ट्रीटमेंट भी हो जाते हैं हाँ, क्या उस केस तो में? अगर आप पूछना चाहें, तो जैसे कि उनमें से कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो प्रोग्रेसिव होती हैं। ओके, हाँ, हमने पिक तो कर लिया 22 जी, वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे, जी, लेकिन वो प्रोग्रेसिव होगी, समय के साथ बढ़ती रहेगी। तो राइट। अगर उनमें से कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो हार्ट के फंक्शन पे असर कर रही हैं, हुँ, बच्चे की वायबिलिटी के लिए ही इश्यू है,
तो कई बार उनके लिए फीटल इंटरवेंशंस हैं, जो पहले वेस्ट में बहुत पहले आ गई थी, राइट अब इंडिया में भी हो रही हैं, लेकिन अभी उस गति पे नहीं है। तो कुछ ही बीमारियाँ ऐसी हैं जिनके लिए हम कुछ ऑफ़र कर पाते हैं, राइट लेकिन या फिर एटलीस्ट हम ये पता कर पाते हैं कि जिनमें नियोनेटल पीरियड मतलब पैदा होने के इमीडिएट बाद ही कुछ प्रोसीजर करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन बच्चों को पिक कर सकते हैं पहले। पिक कर सकते हैं अदरवाइज़ दे चिल्ड्रन गेट लॉस्ट, वो किसी और ऐसे सेंटर पे डेवलप हो गए, जहाँ पे पेडियाट्रिक कार्डियक फैसिलिटीज़ ही नहीं है, तो वो बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते। तो अगर हमें पहले से पता हो कि हाँ, ये बच्चे को ज़रूरत पड़ेगी विदिन 48 टू 72 आवर्स ऑफ बर्थ राइट कोई इंटरवेंशन की, राइट तो हम उनको पिक कर सकते हैं। फिर पेरेंट्स को काउंसल कर सकते हैं कि आप डिलीवरी ऐसे ही सेंटर पे कराएँ, जहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध हो। उपलब्ध अब हम पेरेंट्स के डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं, तो पेरेंट्स में बच्चों के हार्ट डिजीज को लेके सबसे बड़ा मिथ क्या है? सबसे बड़ा मिथ ये है कि देखिए आज की तारीख में भी जैसे आपने होल्स के लिए बात करी, हाँ तो 2 तरीके के एक्सट्रीम्स में मैं देखता हूँ हाँ कि कुछ पेरेंट्स के ज़्यादातर मतलब लोग बता देंगे कि होल तो बंद हो जाते हैं, अपने आप बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो दे डोंट रियलाइज़ कि उसमें इतना सारा कैटेगराइज़ेशन है और कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं, जैसे हम बड़े होल की बात मैंने जी पहले की थी, जी उनमें से कुछ पेशेंट्स को अगर हमने ट्रीट नहीं करा हम्म और ऐसे ही छोड़ दिया, हम्म तो 2 इयर्स के बियॉन्ड लार्ज होल से होते हैं, जैसे मैंने बताया था वीएसडी, वो इनऑपरेबल बन जाते हैं ओ बच्चे। हो फिर हम उन्हें बंद नहीं कर पाते क्योंकि हम्म लंग के प्रेशर इतने ज़्यादा हो जाते हैं हम्म कि यू कांट ट्रीट देम। राइट तो सही समय पे उनको पिक करना और सही समय पे इलाज करने से ही वो एक नॉर्मल लाइफ स्पैन, नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, ठीक है? तो एकदम इतने इग्नोरेंट भी ना बने हम कि हम्म हम मैं जो आप कह रहे हम्म थे पेरेंट्स से हम्म पेरेंट्स का क्या पर्सपेक्टिव रहता है। हम्म और दूसरा ये कि समय पे अर्ली डिटेक्शन इज़ द की, मतलब मैं राइट बार-बार उसी पे स्ट्रेस करना चाहूँगा। राइट और एक चीज मुझे बेसिक सवाल है वैसे कि क्या बच्चों के हार्ट और एडल्ट हार्ट में सिर्फ साइज का डिफरेंस है या स्ट्रक्चरल भी कुछ रहता है? दे आर टोटली डिफरेंट, अच्छा ठीक है? ओके मतलब कि इन द स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ेज़ व्हिच दे मैनिफेस्ट। हम्म स्ट्रक्चर के हार्ट का साइज़ मतलब पार्ट्स तो वही रहेंगे, हम्म इसमें कोई हम्म शक नहीं है। एक तो है ट्रांज़िशन। हम्म फ़ीटल लाइफ़ से लेके जो न्यूबॉर्न ट्रांज़िशन हम्म होता है, उसमें बहुत सारे फिज़ियोलॉजिकल चेंजेज़ होते हैं। ओके कुछ ऐसी वेसल्स होती हैं जिन अपना काम फ़ीटल लाइफ़ में बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन हम्म पैदा होने के बाद अगर हम्म परसिस्ट करें तो ख़राब है, हम्म तो वो बंद होती हैं। कुछ ऐसे होल्स होते हैं जो अपने आप समय के साथ बंद होते हैं। हम्म और जो बीमारियाँ हैं, वो जैसे मैंने अब शुरू में ही कहा था कि ज़्यादातर बीमारियाँ जन्मजात बीमारियाँ हैं, जिन्हें हम कंजेनाइटल हार्ट डिज़ीज़ बोलते हैं। राइट हार्ट डिफेक्ट्स हैं, मतलब वो राइट बनावट में ही नुस्खे हैं। राइट बल्कि अडल्ट्स की जो बीमारियाँ हैं, ज़्यादातर जो कोरोनरी आर्टरी रीजन्स होते हैं, जो एक्वायर्ड है, हमारी लाइफ़स्टाइल की वजह से हैं, जिनकी वजह से हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ है, वो सब एक्वायर्ड डिज़ीज़ेज़ हैं। 2 बच्चों में भी एक्वायर्ड डिज़ीज़ है, लेकिन द स्पेक्ट्रम विल बी अराउंड 15%। ऑलमोस्ट ओके 85 टू 90% विल बी द कंजेनाइटल वन्स व्हिच आर प्रेजेंटिंग इन चिल्ड्रन। कौन से ऐसे साइंस हैं जो पेरेंट्स जनरली इग्नोर कर देते हैं व्हिच माइट लीड टू काइंड ऑफ अ रेड फ्लैग्स? हाँ, तो रेड फ्लैग्स ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और इस सारे ऑडियंसेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि मोटे तौर पे हम 2 भी तरीके से इन बीमारियों को ओके प्रस्तुत कर सकते हैं कि एक तो है एसाइनोटिक बीमारियाँ, इनमें अच्छा नीलापन नहीं होता, लेकिन वो बड़े शंट लीजन जैसे कि मैंने बताया बड़ा होल है, हम्म उसकी वजह से बच्चा हमेशा हार्ट फेलियर में रहेगा, तेज़ साँस लेगा, वज़न नहीं बढ़ेगा, फीडिंग प्रॉब्लम्स होंगी, बच्चा थ्राइव ही नहीं कर पाएगा, ठीक है? हम्म तो कोई भी बच्चा जो उपयुक्त गति से नहीं बढ़ पा रहा है वज़न में, हम्म थ्राइव नहीं हम्म कर पा रहा है, बार-बार हम्म निमोनिया हो रहा है, बार-बार बीमार पड़ रहा है, हम्म वज़न नहीं बढ़ पा रहा है, उसको जल्दी से जल्दी इवैल्यूएट एटलीस्ट इको से डायग्नोसिस बन सके। हम्म और दूसरा स्पेक्ट्रम है नीलेपन की बीमारियाँ, जिनमें बच्चे नीले रहते हैं। उनकी ऑक्सीजन की मात्रा जो कि नॉर्मल इंसान में 95 से 100 होती है, उनमें कम होती है। तो नीला मतलब कैसा? हाँ, तो वो नीलापन हमें दिखता है, बच्चे के रोते वक़्त होंठ नीले हो जाते हैं, जीभ नीली हो ओह जाती है, ओके टिप्स ओके ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स नीले हो जाते हैं। तो ओके वो क्योंकि उनमें ऑक्सीजन की मिक्सिंग या तो गंदा खून साफ खून से मिल रहा होता है हम्म या फेफड़ों में खून जाने वाली जो नस है, हम्म उसी में अंदर रुकावट होती है। हम्म तो इन बच्चों की सैचुरेशन हमारे पास 50 से लेके 90 तक में कहीं भी होती है। हर ओहो स्पेक्ट्रम के पेशेंट्स हैं, ओके ठीक है? तो इन बच्चों को अगर ब्लूनेस आप नोटिस कर रहे हैं, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इवैल्यूएट कराएँ कि हम राइट उन्हें पिक कर सकें और सही समय पे इलाज दे सकें। बच्चा कोई है जो जल्दी थक जाता है, हाँ, क्या ये भी एक एब्सोल्युटली। साइन? यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि ये बात मैंने करी शुरू हम्म वाली एजेस में, जब तक बच्चा हम्म चल नहीं रहा है ना? राइट राइट लेकिन वन्स दे स्टार्ट वॉकिंग या फिर वो या अडैप्ट करने लग जाते हैं हम्म थोड़ा-सा, तो फिर यही सबसे ईज़ी प्रॉब्लम जो हम्म ईज़िली जो हमें पिकअप कर सकते हैं कि हुँ, ईज़ी फटीगेबिलिटी, हुँ, कि बच्चा आम बच्चों की तुलना में तो वी हुँ, कैन ऑलवेज़ कंपेयर टू देयर पीयर्स, हुँ, या फिर अगर उनके घर में दूसरा बच्चा है, तो पेरेंट्स उनसे कंपेयर करते हैं कि ये तो अच्छा खेल लेता था इतनी उम्र में, ये नहीं खेल पाता है, राइट, या ये जल्दी थक जाता है, राइट, या इसको पैल्पिटेशंस फ़ील होती हैं, हाँ, दिल की धड़कन ज़ोर-ज़ोर से महसूस होती है, हुँ, क्योंकि हुँ, हार्ट का साइज़ बड़ा हो रहा हुँ, होता है, हुँ, ठीक है? या फिर कुछ जो नीलेपन की बीमारियाँ हैं, वो और मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं, कि वो जब चलते हैं तब थकान होती है, तब ढीले हुँ, हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है बॉडी की। हुँ,
लेकिन बॉडी हार्ट के पास वो पावर ही नहीं है जो कॉम्पनसेट कर सके। ओके, ओके। एंड जैसे कि आपने ये बोला कि 2 तरह से होती हैं बीमारियाँ, एक तो कंजेनिटल हो हाँ, गई एक्चुअली एंड दूसरी देन एक्वायर्ड हो गई। एक्वायर्ड हो गई। और ऑल्दो एक्वायर्ड का कम प्रोपोर्शन है, हाँ जी। बट कैसे पता पड़े कि ये कुछ प्रिलिमिनरी साइंस हैं एक्वायर्ड के लिए? ओके, तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वी ऑलवेज़ यूज्ड टू लर्न कि हेल्दी एडोलेसेंट्स ओनली बिकम्स हेल्दी एडल्ट्स। हुँ, ठीक है? तो ओके। बचपन में तो ज़्यादातर बच्चे खेल-कूद में आगे रहते हैं एक्टिविटी, लेकिन फिर जैसे ही आजकल हमारी सोसाइटी हो गई है कि सोसाइटल प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, ये हुँ, चीज़ें करने का प्रेशर, हुँ, तो हुँ, बच्चे स्पोर्ट्स विद इंक्रीजिंग सोशल हुँ, मीडिया हुँ, अवेलेबिलिटी हुँ, बहुत दूर होते जा रहे हैं, है ना? हुँ, तो फिर बैड हैबिट्स इनकल्कुलेट होती रहती हुँ, हैं कि जंक फूड आ गया, एक्टिविटी है नहीं, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है। दे आई एम सीइंग चिल्ड्रन नाउ विद 14, 15 years old developing hypertension ओह without माय any गॉड! structural heart disease. ओहो! These are the ones who will eventually become hypertensive in later life also. राइट। तो ओबेसिटी, प्री ओबीज वो स्पेक्ट्रम बढ़ता जा रहा है। हुँ, वो जड़ है कि हुँ, जब हम उनको पिक कर सकते हैं इन बैड हैबिट्स को तभी स्टॉप कर दिया जाए। बट दैट फॉर दैट आई ऑलवेज से कि द फैमिली हैव्स टू अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। यू हुँ, कांट एक्सपेक्ट अ 10-year-old टू फॉलो इफ द पेरेंट्स आर वाचिंग टीवी, स्पेंडिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया। यू कांट एक्सपेक्ट कि नहीं तुम टीवी नहीं देखोगे, तुम बस खेलते रहोगे, पेरेंट्स करेंगे। सही बात है, तो वो इम्पोर्टेंट मैसेज जाना ज़रूरी है कि पूरी फैमिली को हेल्दी हैबिट्स फॉलो करनी। अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, हेल्दी खाना खाना पड़ेगा। जब घर में चॉकलेट आएगी ही नहीं तो वो थोड़ी खरीदने जाता है। मैं तो हमेशा पेरेंट्स को बोलता हूँ, वो थोड़ी बोलते हैं चॉकलेट खाता है या फिर जंक फूड ज़्यादा खाता है, तो ही इज़ नॉट राइट, गोइंग टू बाय इट। द राइट, पेरेंट्स आर बाइंग और समवन एल्स इन द फैमिली इज़ बाइंग फॉर देम। राइट। तो अगर घर में आएगा ही नहीं तो वो खाएगा कैसे? तो आप ये बोल रहे हैं कि अगर पेरेंट्स हेल्दी लाइफ़स्टाइल नहीं रखते हैं, तो तो यू कांट वो एक्सपेक्ट द चाइल्ड। आप राइट, खुद बाहर रीड कर रहे हो एवरी राइट, थर्ड डे और आप बच्चे से कह रहे हो कि नहीं तुम फ्रूट्स खाओ और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ, तो वो कैसे होगा? तो जब वो घर में आएँगी और जंक फूड नहीं आएगा, तभी वो हैबिट होगी। तभी एवरीवन नीड्स टू अडॉप्ट दैट लाइफ़स्टाइल। स्पेशली दिस प्रॉब्लम्स कम्स मेरे पास बहुत सारे टीनेज आते हैं हुँ, जो बिटवीन 11 टू 15 इयर्स ऑफ एज, ओके, क्योंकि दैट इज़ द रिबेलियस एज, हाँ, उसमें तो हार्मोन्स पीक पे होते हैं। राइट, तो दे ऑब्वियसली वो कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स, लेकिन एटलीस्ट आप अपने घर से तो एग्ज़ाम्पल सेट करें कि मेरे घर में तो एटलीस्ट हाँ नहीं, पापा भी नहीं खाते, कोई भी नहीं, सब लोग हेल्दी खाना ही खाते हैं। तो फिर मैं घर में मैक्सिमम टाइम्स तो वो क्या खाएगा राइट। एटलीस्ट। तो अगर पेरेंट्स स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं, एब्सोल्युटली तो इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। यू हैव रेज़्ड द राइट क्वेश्चन, है ना? तो स्मोकिंग, अल्कोहल तो दोनों ही हुँ, फ्रॉम प्रेगनेंसी से लेके आगे तक हुँ, हमेशा लाइफ स्पैन। हुँ, ऑलरेडी वी आर लिविंग इन एन एनवायरनमेंट जहाँ हुँ, पॉल्यूशन रेट्स इतने आए हैं, हुँ, इतने रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सब थ्रू हुँ, आउट द ईयर होते हैं। आप हुँ, किसी से भी हुँ, बात करो, पहले लोगों को विंटर में यूआरआई होता था, अब समर में भी पूरे टाइम यूआरआई रहता है। इवन हुँ, आई एम हैविंग अ सोर थ्रोट राइट नाउ। हुँ, तो हुँ, वो हमेशा ही रहता है, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में आप एक एडेड चीज़ें और कर रहे हो खराब अपनी तरफ से कि हम स्मोक भी कर रहे हैं, अल्कोहल भी कर रहे हैं। एंड स्मोक एंड अल्कोहल आर द कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स फॉर कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स आल्सो। दैट इज़ फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़ आल्सो आई एम टेलिंग। तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन स्ट्रेस में है या फिर हेल्दी लाइफ़स्टाइल नहीं है, तो इसका असर उसके बच्चे पे हार्ट हेल्थ पे पड़ वन ऑफ द सकता फैक्टर्स है। एक्चुअली। तो अभी मेरे से भी बहुत सारे जब मेरे पास फीटल इकोकार्डियोग्राफी के लिए पेरेंट्स हुँ, आते हैं, अगर कोई हुँ, डिजीज़ आती है तो दे ऑलवेज़ आस्क कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हुँ, हमने हुँ, ऐसा क्या गलत किया? हमने तो सब स्कैन ठीक से कराए, जो डॉक्टर ने बोला हमने फॉलो करा। तो दे शुड अंडरस्टैंड कि वो मल्टी फैक्टोरियल ओरिजिन है। हुँ, पूरे देश में अगर हम मान के चलें तो हर 1000 में से 8 या 10 बच्चों को छोटी-बड़ी हार्ट डिज़ीज़ होती हैं। हुँ, हुँ, उनमें से 1 पर 1000 ऐसे हैं जिन्हें पहले साल ऑफ लाइफ में क्रिटिकल हार्ट डिज़ीज़ है, कोई ना कोई इंटरवेंशन या सर्जरी की ज़रूरत आवश्यकता पड़ती है जीवन जीने के लिए। तो ये अपने आप को ले लेना कि हमारी गलती के हुआ है, दैट विल बी रॉन्ग। और उसके कारण मल्टीफ़ोल्ड है, जेनेटिक कारण है, एनवायरमेंटल एक्सपोज़र्स हैं जैसे आपने बात करा, फूड हैबिट्स हैं। टू पिन पॉइंट कि एट अ सिंगल कारण कि ये हुआ तो वो द मदर विल स्टार्ट फीलिंग कि वो राइट, कल्प्रिट है। तो व्हिच राइट, शुड नॉट बी द मोटो राइट, शुड बी अर्ली डिटेक्शन एंड हेल्दी प्रैक्टिसेस। मेक सेंस, मेक सेंस। और आजकल के बच्चों में मतलब ये देखा जा रहा है कि हार्ट डिसीज़ेज़ के टेंडेंसी बढ़ रही है, बट आप जैसे बोल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ दी तो वो कंजेनाइटल है, राइट? एब्सोल्युटली। तो वो तो जो डेवलप्ड वाली है, राइट, जो एक्वायर्ड है, क्या वो टेंडेंसी दिख रही है या ये सिर्फ अवेयरनेस है? अवेयरनेस आई थिंक मोर है अच्छा, एक्वायर्ड के भी प्रति। अच्छा। एक्वायर्ड में अभी लेकिन ये है कि वी आर सिटिंग ऑन एन एपिडेमिक ऑफ प्री ओबेसिटी एंड ओबेसिटी, हुँ, स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम टीनेज आई एम टेलिंग हुँ, ना। हुँ, तो द चिल्ड्रन यूज्ड टू नीड टू गो आउट, नीड टू हुँ, प्ले आउट, हुँ, एक्सटर्नल आउटडोर एक्टिविटीज हुँ, रादर देन इंडोर एक्टिविटी। हुँ, तभी हम एक्सपेक्ट करेंगे वो हेल्दी एडल्ट्स पढ़े। दो हुँ, विद नाउ जेंजी के आने से चीज़ें बदली हैं, पीपल आर मोर कॉन्शियस ऑफ देयर डाइट, देयर एक्सरसाइज रूटीन्स, तो वो बढ़ रहा है, थिंग्स आर चेंजिंग।
बट वी नीड टू फोकस ऑन एटलीस्ट हम एक्वायर्ड, तो हमारे हाथ में चीज़ें हैं, है ना? उनका नाम ही एक्वायर्ड इसलिए है कि हमने ही लाए हैं उनको, किसी ने दी नहीं है। तो राइट, वो दोज़ आर कन्वर्टेबल। राइट, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स तो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं लाए थे, आप उसके साथ पैदा हुए थे। यू कांट राइट, डू एनीथिंग अबाउट राइट। इट। बट दीज़ थिंग्स कैन बी चेंज्ड इफ यू वांट। आप आप क्या बोलते, क्या 3 मे बी टॉप 3 रीज़न्स हैं एक्वायर्ड के लिए? Well, तो I guess as I was saying कि lack of physical activity. हुँ, Many of the ओके, children are either stressed due to the studies या फिर राइट, कोई और प्रेशर, यप, इंडोर एक्टिविटीज़ बढ़ गए हैं, आउटडोर यप, नहीं जाते, यप, पार्क्स नहीं है, ये यप, नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन ट्राई एंड एनकरेज देम टू स्पेंड एटलीस्ट एन हाफ एन आवर टू एन आवर आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, गुड ऑलराइट, स्लीप एंड हुँ, बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट। हुँ, आई थिंक दीज 3 कंपोनेंट जो वाकई अडल्ट्स को चाहिए, तो चिल्ड्रन शुड स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम दैट, स्पेशली हुँ, द टीनेज वंस। हुँ, क्योंकि वो फिर इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की अब कैपेसिटी में आ गए हैं। राइट, स्टिल 5-7 इयर्स तो बच्चा बिल्कुल डिपेंडेंट है आप पे, आपकी बात एब्सोल्युटली। मानेगा ही। तो जेनेटिक वर्सेस लाइफ़स्टाइल की अगर बात करें, हार्ट डिज़ीज़ के रिलेटेड हुँ। क्या ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? बोथ है ना, रादर देन सिंगलिंग आउट, आई थिंक वी शुड कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। हुँ, जेनेटिक इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। ओके, व्हाट वी आर बोर्न इन, व्हिच या, फैमिली वी आर या, बोर्न विद, या, क्या या, हिस्ट्री या, है, दोज़ आर नॉट इन आवर हैंड्स। राइट, व्हाट इन आवर हैंड्स इज़ कि हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं। हुँ, तो व्हाट दैट इज़ आवर डाइट, आवर एक्सरसाइज कैपेसिटी, हुँ। हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ओबेसिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। और बहुत बार ये होता है कि अगर किसी के बच्चे को हार्ट प्रॉब्लम है, और सर्जरी के नाम तो ना सुनते ही बहुत ज़्यादा एब्सोल्युटली। डर लगता है, हाँ। राइट? तो अ, क्या क्या सारी सर्जरी रिस्की रहती हैं? नहीं, आज की इस डेट में साइंस ने बहुत तरक्की करा है और अब कंजेनिटल हार्ट डिज़ीज़ के लिए ऑलमोस्ट वर्ल्ड में जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, सब कुछ इंडिया में हमारे पास अवेलेबल है, विद एन एक्सीलेंट आउटकम्स। मेजॉरिटी ऑफ द डिजीज़ेज़ में एक्सीलेंट आउटकम है, सिंगल स्टेज सर्जरीज़ है। रिस्क है एब्सोल्युटली, खासतौर से सर्जिकल में अगर जो बाईपास पे सर्जरीज़ होती है। बट इफ यू लीव द चाइल्ड एज सच, यू आर गिविंग अ मोर ग्रेवियर रिस्क। इट्स बेटर कि आप टाइमली डिटेक्ट करके अगर टाइम पे सर्जरी कर दी जाए, इंटरवेंशन। तो रिजल्ट्स आर फार बेटर। उसके अलावा सर्जरी के अलावा मेनी ऑफ द प्रोसीजर्स आर नाउ बीइंग डन विदाउट सर्जरी, विच आर इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स, जो हम हुँ, कैथ लैब प्रोसीजर्स में करते हैं। तो काफ़ी चीज़ों को उसमें भी ठीक करा जा सकता है, सबके लिए ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। और अब तो टेक्निक्स बदल रही हैं, मिनिमल इन्वेजिव, रोबोटिक, कार्डियक सर्जरी, सब कुछ आ रहा है, जिनमें स्कार भी बहुत कम होता है। तो आपका ये कहना है कि अगर अर्ली डायग्नोसिस हो गया, तो फिर कॉम्प्लिकेशन अवॉइड कर सकते एब्सोल्युटली। हैं, सर्जरी वगैरह करा के सेफ है वो, करेक्ट, करेक्ट। तो राइट? अर्ली कॉम्प्लिकेशन, अर्ली स्टेज डिटेक्शन का फ़ायदा यही है कि आप टाइमली इंटरवीन करके रिजल्ट्स आर फार बेटर विद लेसर कॉम्प्लिकेशंस एज़ कंपेयर्ड टू अ चाइल्ड हू विल अंडरगोइंग सर्जरी एट अ लेटर डेट। यू विल हुँ। बी हैविंग मोर हायर रिस्क एंड मोर हायर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। और सब केसेस में सर्जरी ज़रूरी है क्या? नहीं, एब्सोल्यूटली, जैसे हमने शुरू में ही मैंने हम क्लासिफिकेशन की बात करी, राइट, तो हमने बात की बहुत सारे होल्स बहुत छोटे होते हैं। हाँ, अगर वो हार्ट पे इम्पैक्ट नहीं कर हुँ, रहे हैं, लंग के प्रेशर ठीक हुँ, है, तो उन होल्स को हम कुछ भी नहीं करते हैं। बहुत सारे वॉल्व की बीमारियाँ भी ऐसी हैं जो हुँ, पहले माइल्ड मॉडरेट कैटेगरी में हुँ, ही रहती हैं। हुँ, तो उन बच्चों को भी हम 6 मंथली टू एनुअल फ़ॉलो-अप पे ही रखते हैं। ओके, ओनली व्हेन द कंडीशन डिटेरियोरेट्स कि वो सीवियर है या हार्ट के ऊपर कुछ असर कर रहा है, हुँ, तभी हम उनमें इंटरवीन करते हैं। या ओके, फिर कुछ कंडीशंस हैं व्हिच मे रिक्वायर इमीडिएट सर्जरी आल्सो, ओके, है ना? तो ओके। वो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। और मेडिसिन से भी कुछ ठीक होती हाँ, है क्या? मेडिसिन यूजुअली न, हाँ, पहला सवाल बहुत सारे पेरेंट्स यही पूछते हैं। जब भी मेरे पास भी आते हैं कि इसमें दवाई से ठीक हो जाए बिना राइट, ऑपरेशन के, है ना? तो पहला सवाल जनरल पब्लिक के पास यही आता है। राइट, तो मेडिसिन्स हेल्प अस इन कंट्रोलिंग द सिम्पटम्स, हुँ, लेकिन ज़्यादातर जैसे मैंने बात किया कि डिफेक्ट्स कंजेनाइटल बनावट में होते हैं, तो उनमें हाँ, मेडिसिन्स का रोल मेजर नहीं राइट, होता। वो हमें फिजियोलॉजी है सिम्पटम्स तो कंट्रोल करने में राइट, फिजियोलॉजिकली तो हेल्प कर देंगी, लेकिन राइट, स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए तो स्ट्रक्चर, आपको या तो इंटरवेंशन कराना पड़ेगा या सर्जरी करानी पड़ेगी, राइट, राइट। अगर ज़रूरत है तो। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो पेरेंट्स को ऐसी क्या मे बी 3 चीज़ कर सकते हैं जो कि हार्ट हेल्थ को अच्छा रखें बच्चों की? आपने ऑलरेडी बताया हुआ है, बट कौन से 3 सिंपल काइंड ऑफ थिंग्स दे कैन डू? एंड स्पेशली मैं ये इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि मेरे भी बच्चे हैं और हुँ, बहुत सारे आजकल डाइवर्जेंस हैं, ट्रिगर्स हैं, एब्सोल्यूटली, जो आपको अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ खींच रहे खींचते हैं। हैं। तो कैसे किया जाए? यू आर एब्सोल्युटली राइट। लाइफ वर्क्स बेस्ट इन बैलेंस, है ना? हम हर चीज़ राइट, के लिए बोलते हैं, चाहे राइट। तो वर्क लाइफ बैलेंस हो, अपनी पढ़ाई, ये काम। तो अ, बच्चे को वो स्टार्टिंग एज से ही सिखा देना कि बैलेंस में ही सब कुछ अच्छा है। तो बैलेंस में पढ़ाई, बैलेंस में आउटडोर एक्टिविटी, बैलेंस में बैलेंस्ड खाना, हम लोग बोलते हैं ना न्यूट्रिशियस डाइट। बैलेंस डाइट का नाम ही बैलेंस डाइट इसीलिए आया ना, क्योंकि वो बैलेंस्ड है, हर चीज़ में प्रोपोर्शन है। तो आई थिंक दैट शुड बी इनकलकुलेटेड फ्रॉम अ यंगर एज, कि हम हुँ, जल्दी से बच्चा ग्रास्प सीख जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि हाँ, ये अच्छा है। अब तो आजकल स्कूल्स में बहुत प्रमोशन है हेल्दी राइट, फूड्स का, कि नहीं बाहर का खाना नहीं लाना है, जंक। तो मेरा ही बेटा ही इज़ 4 ईयर ओल्ड,
बट ही ऑलवेज कीप्स ऑन, वो बोल देगा कि नहीं नहीं मैम ने बोला है कि ये पास्ता नहीं बेचना है, घर का पराठा बेचना है या घर का खाना बेचना है। तो चिल्ड्रन आर लर्निंग। तो अगर हम उन्हें अर्ली एज से ही अच्छी हैबिट सिखाएंगे तो दे विल डेवलप, है ना। वो तो मेरे घर में बोला जाता था कि बच्चे ना बच्चा तो कच्चा घड़ा है, अच्छा गड़ा मिट्टी का बना है, जैसा आप बनाओगे वैसा बन जाएगा। तो आप जैसा माहौल दोगे, जैसी वैल्यू सिखाओगे, बच्चा वैसा ही बनेगा। एंड अब सर हमारे लास्ट के सेगमेंट की तरफ आ रहे हैं एंड वी विल हैव सम वेरी रैपिड फायर काइंड श्योर, ऑफ आई एम रेडी। क्वेश्चंस। तो एक सिम्टम्स जो कभी किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। साइनोसिस, नीलापन होना, अच्छा। खासतौर पे अगर किसी को नीलापन दिखे जल्दी कॉन्टैक्ट करें। एंड एक टेस्ट जो लाइफ सेविंग हो सकता है। इकोकार्डियोग्राफी, ओके। ओके, उनसे हम सारे कंजेनिटल डिफेक्ट्स मेजॉरिटी पिक कर पाते हैं। एंड जंक फूड कितना हार्मफुल है। बहुत हार्मफुल है। बहुत हार्मफुल है। आपसे राइट, टोटली शुड अवॉइड। टोटली वही मैं कह रहा हूँ, बच्चा है तो अब बच्चे को एकदम तो संत तो नहीं बना पाएंगे। तो आप उसको बताओ कि आप हम वीक या 10 डेज में एक बार आपको मिलेगा। तो राइट। वो डिसिप्लिन हम अर्ली एज से सिखा दें कि आपको मिलेगा, तो वो समझ जाते हैं। लेकिन राइट। अगर हम खुद ही वो फॉलो नहीं कर रहे होंगे, वो खुद देखेगा कि नहीं पापा तो खा रहे हैं, तो फिर मेरे को क्यों मना करते हैं। तो द फैमिली, दैट्स व्हाई ऑलवेज स्ट्रेस ऑन द कि आप पूरी फैमिली को चेंज होना पड़ेगा, देन यू एक्सपेक्ट कि चाइल्ड चेंज होगा। राइट। एंड स्क्रीन टाइम वर्सेस आउटडोर प्ले। एब्सोल्युटली आउटडोर प्ले, है ना। स्क्रीन टाइम इवन इफ यू आर गिविंग स्पेशली नथिंग लेस देन 2 years तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बियॉन्ड आप दे रहे हैं तो लेस स्टिमुलेटिंग वीडियोज या लेस स्टिमुलेटिंग विच आर मोर लर्निंग, जिनसे बच्चा को लर्न कर सके, बट नॉट मोर देन आवर पर डे। बट सर अब एक ऐसे टाइम में जब जब बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग गेम प्लेस इन ओलंपिक्स एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कि जो गेम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स, दे आर Absolutely. इंक्लूडेड इन I think ओलंपिक्स once नाउ। they reach that age, then it's up to them to decide what they want ओके। to pursue. But at least from the younger age group, I हुँ। expect कि पेरेंट्स, जैसे कि हम बैलेंस की बात करें, कि एटलीस्ट आउटडोर एक्टिविटीज इट विल इनकरेज देम, है ना। वो उनके लिए हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो वो सीख ही लेंगे। ओके, राइट। आजकल यू कांट एस्केप फ्रॉम राइट। इट, सोशल मीडिया गेमिंग आप एस्केप कर ही नहीं पाओगे, किसी ना राइट। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका इनकाउंटर होना ही है। मैं राइट। ये नहीं कह रहा कि आप उनको रेडी मत होने दीजिए, लेकिन यू स्ट्राइव टू मेंटेन अ बैलेंस, है ना। तो लाइफ को जितना सिंपलर रखेंगे दैट विल बी मच बेटर। अगर कोई पेरेंट्स ये हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं और उनको कोई डाउट है, तो उनको क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से डाउट में अगर कभी भी है तो एटलीस्ट अपने डॉक्टर से बात करें, अपने पेडियाट्रिशियन से बात करें। वो आपको गाइड करेंगे कि क्या आपको पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से मिलने की आवश्यकता है या कोई इकोकार्डियोग्राफी की आवश्यकता है। फिर अकॉर्डिंगली आगे प्लान करें। लेकिन जब तक मिलेंगे नहीं, समझेंगे नहीं बीमारी को, आधे जो दुःख है उसकी वजह है अज्ञानता, कि लोग राइट। खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि होल बंद हो जाएगा, किसी ने बोल दिया था। जैसे बैक पेन के लिए 100 लोग डॉक्टर हैं, ऐसे ही इसके लिए भी है कि लोग बोल देते हैं अरे होल तो अपने आप बंद हो जाते हैं। तो स्पेशली आई वांट टू स्ट्रेस ऑन द पॉइंट कि खास तौर से वो मुझे देख के बहुत बुरा लगता है, आज भी इंडिया में बहुत सारी बीमारी इजीली ट्रीटेबल है, हुँ। जिनमें सिंगल स्टेज सर्जरी है, हुँ। जिसमें रिस्क भी कम है, लेकिन बच्चे का लाइफ स्पैन एब्सोल्युटली नॉर्मल है। हुँ। उन बच्चों को अगर हम डिनाई करते हैं, जैसे मैंने बताया, तो हुँ। हम उनकी लाइफ के साथ खेल रहे हैं, है ना। उनकी लाइफ थ्रू आउट लाइफ पूरी कॉम्प्रोमाइज रहेगी, वो अपने काम नहीं कर पाएंगे, हमेशा आप पे डिपेंडेंट रहेंगे। तो वी कैन गिव देम अ फ्यूचर विच इज़ क्वाइट फ्रूटफुल एंड देयर विल बी प्रोडक्टिव प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी। बट क्या सारी इस तरह के इंटरवेंशन कॉस्टली होते हैं या फिर कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट अवेलेबल है? एब्सोल्युटली। तो हमारे इंडिया में बहुत, जैसे मैंने बात करी आपको, और जी। स्पेशली द सदर्न स्टेट्स द फैसिलिटी, मतलब एटलीस्ट सेंटर्स आर मोर। हुँ। अगर आपको मैं करंटली, लास्ट अभी एम्स का पेपर था, हुँ। तो दे हैव सेड कि अराउंड 60 सेंटर्स ही हैं इंडिया में जो पीडियाट्रिक कार्डियक अच्छा काम कर रहे हैं, मोर देन हुँ। 500 केसेस है ये। हुँ। हुँ। तो उनमें से मेजॉरिटी आर इन स्टिल साउथ, बट द हुँ। मेजर चंक ऑफ द डिजीज स्टिल लाइज इन यूपी एंड हुँ। बिहार, यहाँ पे हुँ। काफ़ी हुँ। चंक आता है। हुँ। और यहाँ पे सेंटर्स की अवेलेबिलिटी सबसे कम है। हुँ। तो और स्पेशली पुअर स्पेक्ट्रम के लिए हुँ। अफोर्डिंग तो हमेशा अफोर्ड कर राइट। पाएगा, लेकिन इतनी महंगी भी सर्जरीज नहीं है। हुँ। और जो पुअर स्पेक्ट्रम है उनके लिए दो काफ़ी सारे सेंटर्स भी हैं, और हुँ। हमारी जैसे हमारा हॉस्पिटल्स भी है। इनफैक्ट जो मैं काफ़ी हॉस्पिटल्स को जानता हूँ, जो बहुत सारे एनजीओज के साथ काम करते हैं, वेरी वो नाइस। सपोर्ट दिस चिल्ड्रन, जो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, इन बच्चों की सर्जरीज को भी स्पॉन्सर करते हैं। तो बट दैट सपोर्ट कैन ओनली बी डन वंस आफ्टर इवैल्यूएशन। अगर हमारे पास राइट। मरीज़ पहुँचेगा ही नहीं, हमसे मदद माँगेगा, तभी हम कर पाएँगे। तो वी आर एट आवर लेवल, वी ऑलवेज ट्राई एंड रीच अप टू द पेशेंट्स आल्सो। हम अपने इनिशिएटिव्स के द्वारा द डिफरेंट ओपीडीज़ भी करते हैं कि हम पूरे स्पेक्ट्रम में जा पाएँ, वहाँ से मरीज़ों को एटलीस्ट ईज़िली ट्रीटेबल वालों को तो स्पॉन्सर करा के उनको लाइफ दे पाएँ, है ना? तो वो हमारी हमेशा कोशिश तो रहती है। अच्छा, तो आप ये बोल रहे हैं कि आप ओपीडी भी करते हैं जिससे लोग ये कंसल्ट कर पाएँ और अगर उनको सिचुएशन ऐसी आती है कि उनको इंटरवेंशन चाहिए,
तो आपकी आपकी संस्था और आपका हॉस्पिटल एब्सोल्युटली, हेल्प करता है। एब्सोल्युटली। तो हम पार्शियली या फुली स्पॉन्सर दोनों तरीके की संस्थाएँ हैं, जो कुछ आती हैं जो ज़्यादा गरीब होते हैं उनको फुली स्पॉन्सर भी करती वेरी हैं, गुड। और कुछ संस्थाएँ जो पार्शियली स्पॉन्सर करती हैं कि पेरेंट्स अगर थोड़ा अराउंड 25 टू 50% स्पॉन्सर कर पाएँ, तो वाक़ई वो सपोर्ट कर देती हैं। वेरी नाइस, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड या कैंसर से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड, ये जितनी भी इंटरवेंशंस होते हैं, हमें तो यही लगता है कि ये बहुत कॉस्टली होते हैं। हुँ। और अगर इस तरह से कहीं से सपोर्ट अवेलेबल है तो ये एब्सोल्युटली, बहुत ही आई अच्छी थिंक बात है। दैट्स आवर ड्यूटी, वो हमारी बनती भी है। जैसे मैंने राइट। आपको बोला कि एज़ अ जी। सोसाइटी अगर हम एटलीस्ट जिस बच्चे के पास एकदम नॉर्मल ज़िंदगी है, अगर हम उसको नहीं बचा पा रहे हैं, तो इट्स अ लैक ऑफ मतलब हमारे इनिशिएटिव की में कुछ कमी है, कि अगर हम उन बच्चों को सेव नहीं कर पा रहे हैं तो। वंडरफुल, वंडरफुल। आई थिंक ये बड़ा प्रोफाउंड है और सारी ऑडियंस के लिए बड़ा यूज़फुल रहेगा। आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू डेफिनिटली स्प्रेड द मैसेज कि इस तरह एब्सोल्युटली। के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट भी अवेलेबल है, वो सबसे इम्पोर्टेंट। तो थैंक्स फॉर दैट एंड डॉक्टर गौरव, इट वाज़ ग्रेट टॉकिंग टू यू। लास्ट कुछ मैसेज आप ऑडियंस को देना चाहें एज़ अ फाइनल रिमार्क और मैं कमेंट? यही देना चाहूँगा कि बीमारी से डरे नहीं, बीमारी से लड़ें, है ना? अगर आपको कोई भी शंका है, अपने डॉक्टर से संपर्क करें। सरकारी, प्राइवेट सिस्टम दोनों जगह ही इलाज अवेलेबल है, लेकिन आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी और होप राइट, रखनी पड़ेगी। राइट। कोई भी कार्डियो डिज़ीज़ डेथ सेंटेंस नहीं है, आज की तारीख में ज़्यादातर बीमारियों का पूरा इलाज है, और वंडरफुल। एटलीस्ट रिस्पेक्टेबल लाइफ़ हम जी पाएँ। हमारा टारगेट भी यही है कि हम उन सब बच्चों को एक नॉर्मल ज़िंदगी दे सकें। Amazing, amazing. Thank you so much, sir. It was pleasure to host you here, प्लेज़र इज़ माइन, and थैंक यू सो मच। thank you for coming. थैंक यू गिव अस अ चांस टू स्प्रेड अवेयरनेस। थैंक्स सर। इस एपिसोड को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको 3 काम करने हैं। पहला, इस वीडियो को लाइक करना है, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम इस तरह के वीडियो और बना सकें। दूसरा, आपको इस वीडियो को किसी से शेयर करना है जिसको इस तरह के कंटेंट की ज़रूरत है। और तीसरा, हमें कमेंट में ये लिख के बताना है कि हम और किस तरह के स्पेशलिस्ट को, मेडिकल डॉक्टर्स को इनवाइट करें और किस तरह के टॉपिक पे हम बात करें। आपके कमेंट्स का और आपके लाइक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।